ओके, और ये प्रॉब्लम जो है कहाँ गया, एक एम्स का 2000 एम्स का नीचे प्रॉब्लम मैंने देख करा हुआ है, ठीक है। ये वाला जेई मेंस जेई का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो आप देखिए, आप सब कर ले जाएंगे। तो लेट मी स्टार्ट द क्लास नाउ। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? तैयार हैं आप लोग? Yes, sir. चलिए फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ तैयार हैं सभी लोग? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए जल्दी बताइए कि अच्छा मेरा चेहरा आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, अब मैं आपको अपना चेहरा दिखा दूं? Yes, sir. ओके, चलिए एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। ओके ठीक है, बहुत अच्छी शक्ल में भाग के आया हूँ, बस अभी बाहर था। लो फिर चली गई लाइट। चलिए आप मुझे बताइए कल की क्लास में क्या डिस्कस हुआ, व्हाट वाज डिस्कस इन द लास्ट क्लास अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो चीजें डिस्कस हुई थी, एक एक करके एक एक कंसेप्ट जल्दी मुझे 5 मिनट रिवाइज कराइए, 2 मिनट 3 मिनट में जल्दी रिवाइज कराइए। यस, टेल मी व्हाट वाज डिस्कस इन द लास्ट क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या चर्चा हुई थी, एक एक कंसेप्ट, एक स्टूडेंट एक कंसेप्ट बताए जल्दी, जो पार्टिसिपेट करना चाहे करे, जो नहीं करना चाहे क्या ही कर सकते हैं, जल्दी बताइए। Third direction of field, electric field. हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताइए। Positive to इलेक्ट्रिक negative. फील्ड के बारे में प्रॉपर्टीज बताइए, उसका फॉर्मूला बताइए, जो कुछ आप जानते हैं उसके बारे में। Yes, जो sir. कल 7-8 पॉइंट डिस्कस हुए थे ना, So, कैसे force डिफाइन per करते हैं। charge. हाँ बोलिए फिर से, क्या? Force per unit test charge. ओके ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके ठीक है, कोई दूसरा बताए। मैंने E इक्वल टू F बाई क्यू हो गया। ओके, एनीवन एल्स? कोई और कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड? कहाँ सन्नाटा में, मुझे तो लगा था कि इतने सारे लोग हैं, पूरा बिल्कुल कूद जाए। Electric field lines are imaginary lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ओके ठीक है, और कुछ? The direction of electric field can be found by drawing tangent. ओके ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका डायरेक्शन मिलेगा। ओके, एनीथिंग एल्स? वेरी गुड। Electric field never intersect each other. ओके वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता। ओके, और कुछ? Electric field lines travel with the speed of light. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। Electric field lines never closed loop. बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है। ओके, क्या लगता है? ओके ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर फील्ड लाइंस। अच्छा, एक और आशी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां, उसका मतलब वहां पे स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, ठीक है। कुछ और बताएं, एनीथिंग एल्स? कुछ और बच रहा है क्या? Electric field lines exert lateral pressure on each ओके, एक बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एट द नेगेटिव एंड स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए, जो कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने सारी चीजें बताई। एक और चीज मैंने बताई थी कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होना चाहिए। Why the magnitude of this test charge should be very small? electric field. It does not affect the electric field. Okay, सर वो सोर्स चार्ज की तरह स्टार्ट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ताकि वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ऋत्विका कह रही सर पैरेलल फील्ड लाइंस मींस यूनिफॉर्म विड्थ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे ही। और क्या रहा मेरे पास? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब जो बातें हमने डिस्कस की, देखिए एक एक करके पॉइंट्स लिखे हुए, और आप देख लीजिए कि पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी क्या क्या जो हमने आप सबने बताया, यही प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इमेजिनरी लाइंस होती, स्मूथ कर्व्स होते, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, सही बात है। पांचवा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड और स्टार्ट नॉर्मली एट द सेंटर। ये मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, इस वाले पॉइंट को मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या इसका मतलब होता है, कैसे होता है। कह रहा है इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू द एरिया, ये खैर। अब देखिए, जितना ज्यादा क्राउडेड लाइंस होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जितना दूर होंगे उतना ज्यादा वीक फील्ड होगा। और लास्ट पॉइंट कह रहा है टेंजेंट टू द फील्ड गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। सारी बातें हमने डिस्कस की थी, सिर्फ ये 5th वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। यस सर। ओके, तो मैं आपको यही बता देता हूँ एक प्रॉपर्टी, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ कंडक्टर। मैं आपको बाद में इसका रीजन बताऊंगा, लेकिन लिख अभी लीजिए, आप ये लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द कंडक्टर। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसका आप हमसे पूछ सकते हैं सर इसका प्रूफ क्या है, कैसे आप ये बात बोले, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अभी इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर किसके लिए?
किसके लिए बात हो रही है? कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, अभी आप इसको लिख लीजिए, सीधा समझ लीजिए, मैं इसको बाद में जब मैं पोटेंशियल वगैरह बता दूंगा तो आपको समझाऊंगा कि कैसे ये चीजें गॉस लॉ वगैरह के बाद। तो कंडक्टर के दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या होता है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑलवेज ऑन सरफेस, जो भी चार्ज आप देंगे वो पूरा सरफेस पे होगा, चार्ज ऑलवेज ऑन सरफेस, सरफेस पे होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है, चलिए दो प्रॉपर्टी बहुत है, बाकी मैं आपको बात, तो कोई भी कंडक्टर अगर आप लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये आयरन ये कंडक्टर ले लिया। अब मैंने कहा कि अच्छा एक और प्रॉपर्टी, सॉरी एक और थर्ड प्रॉपर्टी की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इनसाइड, नेवर इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होते, ये आप याद रखिए। कंडक्टर के लिए प्रूफ बाद में करा लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया कंडक्टर, ठीक है, सभी को दिख रहा है क्या स्क्रीन? अब मैंने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगे। फॉर एग्जांपल नीचे से आएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0, और सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर, सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर, याद रखिएगा। अब अगर हाँ किसी ने ऐसा बना दिया, फॉर एग्जांपल ये कोई कंडक्टर लिया और उसने ऐसे बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा किसी ने अगर ऐसे बना दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरा बताना, तो सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन सरफेस पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये रहा, तो दो प्रॉपर्टीज होती है मेन, और जो भी चार्ज आप कंडक्टर को देंगे सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता। इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ, जो आगे आने वाला है। गॉस लॉ एक थ्योरम होगा, उसको पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे सर ये प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, हाँ जी बताइए। सर एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डजंट क्रॉस ईच अदर। हाँ वो तो हो गया मैंने ना, बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखिए वो तो हमने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। यस सर। ठीक है, तो ये हमने, और नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये भी डिस्कस कर लिया था हमने। यस सर। ओके ठीक है, चलिए तो अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ कंडक्टर के लिए वैलिड होगा। अगर इंसुलेटर है या फिर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर भी बोलते हैं, मैंने बताया था ना, इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगी। अच्छा अगर हम आपसे बोले, चलिए ओहो एक मिनट, अब देखिए ये क्वेश्चन हम आपके पास है, मैं दे रहा हूं। अगर हमने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे थी ना, देखना बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या? यूनिफॉर्म। आपने क्या किया, यहाँ पे एक बॉल ला के रख दिया बीच में, तो जैसे यहाँ पे कंडक्टिंग बॉल रखेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा सकती है? अगर मैं मान लो बीच में एक बॉल रख दूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सा डायग्राम सही होगा? ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है, या फिर सॉरी मेरा स्फीयर ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ, 3 डायग्राम बना रहा हूँ। ये कंडक्टर है ना, which diagram will correctly represent the electric field line? First diagram. फर्स्ट। बताइए कौन सा डायग्राम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन में? फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट कैसे दे देगा भाई? फर्स्ट में क्या है, 2 प्रॉपर्टी ना, कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा भी गलत है। देखिए पहले तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकती, कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकती, तो पहले वाले में इसने कंडक्टर के अंदर दे दिया, तो ये गलत हो गया। दूसरा कहता है चलो दूसरे वाले में दिखा रहा कि कंडक्टर के अंदर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या 90 डिग्री बन रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, नॉट परपेंडिकुलर। तो दोनों प्रॉपर्टी मुझे मैच करनी होगी, एक तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ही आप एक आयरन बॉल को या कंडक्टिंग बॉल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी और इस तरह एडजस्ट करेंगे कि सरफेस पे क्या बन जाए बेटा, परपेंडिकुलर।
और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। अब आप क्यूरियस होंगे इस बात को जानने के लिए, सर ऐसा होता क्यों? क्यूरियस है क्या? Yes, sir. क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है आपके अंदर। यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो व्हाई दिस हैपेंड। तो उसका मैंने बताया जब गॉस लॉ मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई दिस हैपेंस। ठीक है, अभी आप इस प्रॉपर्टी को तो देखिए, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। वही दो प्रॉपर्टीज क्या क्या फिर से लिख दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अंदर नहीं होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, एट द सरफेस, Yes, sir. एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। Perpendicular. ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, Yes. चलिए तो Yes, पहला sir. गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल एडजस्ट, तो आप एक लाइन लिख लीजिए, सभी लोग लिखिए अगर आप, कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिए जल्दी, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड, लिख रहे हैं क्या आप लोग? Yes. नोट Yes, करके sir. लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड the field lines will adjust themselves. When a conductor is placed in an electric field, the field lines will adjust themselves such that field lines will be perpendicular to the surface. Field lines will be, when a conductor is placed in an electric field, the field lines will adjust themselves such that, लिख लिया, Yes, such sir. that, किस तरह एडजस्ट करेंगे, such that the field lines are perpendicular to the surface, field lines are perpendicular to the surface, and और क्या दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? Yes, दूसरी sir. प्रॉपर्टी, Inside. and there is Inside. no electric field inside. No. And there is no electric field. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मैंने कल आपको दिखाया था कि F इज इक्वल टू QE। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा बेटा तो फोर्स जो लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी F इज इक्वल टू Q इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया इसी पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, लेकिन साइन क्या होगा, F इज इक्वल टू QE। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Yes, अगर किसी चार्ज sir. को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और, अगर आपको फोर्स मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पूछेगा तो A इज इक्वल टू F/m लगा देंगे न्यूटन्स लॉ से। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अगर मान लो वेलोसिटी वगैरह पूछ रहा है तो V इज इक्वल टू U प्लस AT भी लगा देंगे। Yes, sir. ये यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि वेलोसिटी के अलावा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा तो S इज इक्वल टू UT प्लस RVT स्क्वायर लगा देंगे। Yes, sir. ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। ये सारा डिपेंड करेगा कि आपको A निकालना होगा। A कैसे निकालेंगे, F/m से। F कैसे निकाले, F इज इक्वल टू QE। तो आपका यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी QE/m। एक बार जब एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे तो अगर पूछेगा कि चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी 2 सेकंड बाद, चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, सब कुछ आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. और आपने ये भी पढ़ा होगा कि आप वेक्टर के फॉर्म में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी I कैप, J कैप, K कैप, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी होगी ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं चलूं आगे क्या? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, अब जरा इसको पढ़िए और मुझे आंसर बताने की The previous slide. ओके ठीक है। देखिए, तो अगर आपने फोर्स निकाला, फोर्स से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, आप जो है डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, और यू कैन आल्सो फाइंड एनीथिंग, कुछ भी रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके Yes, sir. ठीक है, चलिए ये प्रॉब्लम दे रखा है, जरा इसको पढ़िए और मुझे आंसर बताने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो है जो क्वेश्चन मैं बताता हूं उसको आप जो है, अगर सर फोर्स, एक कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अगर फोर्स नेगेटिव हो
अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव क्यों नहीं, तो आप बिल्कुल नेगेटिव, आप वहां पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे जो ए की वैल्यू आएगी वो माइनस के साथ आ जाएगी। ओके, आप बिल्कुल लगाइए डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल राइट साइड को प्लस लिया तो लेफ्ट को माइनस लगा दीजिए, मैंने तो एरो शो कर रखा ना, अब आप उसको माइनस के साथ लगा दीजिए, बिल्कुल माइनस के साथ आएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब इंटरेक्ट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछते, लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ आप तक कुछ ना कुछ पहुंच रहा है। अब ये कह रहा है पॉजिटिव चार्ज बॉल हैंग्स फ्रॉम अ लॉन्ग सिल्क थ्रेड, वी विश टू मेजर द ई एट अ पॉइंट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, हैंगिंग चार्ज। टू डू सो वी पुट अप पॉजिटिव, देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करते बेटा, एक पॉजिटिव डिस्चार्ज रखते क्या वहां पे, कल मैंने बताया था आपको। Yes, sir. फिर उसका एफ निकालते, फिर एफ को क्यू नॉट से डिवाइड करते तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल Electric जाती field. है ना, यही किया था हमने। तो कह रहा है कि आप देखिए यहाँ पे कह रहा है एक पॉजिटिव, यहाँ से एक टेस्ट चार्ज इसने हैंग कर दिया, पॉजिटिव चार्ज मान लेते प्लस क्यू, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट पी है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए पहले मुझे चार्ज रखना पड़ेगा क्यू नॉट, फिर मुझे यहाँ पे एफ नॉट मिल जाएगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, एफ नॉट अपॉन क्यू नॉट, कल यही डिस्कस किया था। और एक कंडीशन भी हमने बताई थी क्या, कि लिमिट ऑफ क्यू नॉट शुड बी 0, इसका रीजन भी बताया था। तब क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही मैं क्यू नॉट रखूंगा और यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करूंगा, तो कह रहा है विल एफ बाय क्यू नॉट बी लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन द क्वेश्चन, कि यहाँ पे जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो था जो हम मेजर करेंगे वो उतना ही मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। सोच के बताइए, सोच के बताइए क्या होगा, जैसे ही चार्ज रखेंगे वहां पे कुछ होगा, बोलो बेटा क्या होगा। क्या बात है, एकदम आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बॉल को मैंने हैंग करा दिया, ठीक है, प्लस टू। अब कह रहा है वी विश टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी पे, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाह रहा हूँ, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मेजर करना चाह रहे। अब जब मेजर करना है तो मुझे पता है कि आपको एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा वहां पे, टेस्ट चार्ज रखते उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, जो कि आप कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, के क्यू वन अपॉन के क्यू को अपॉन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस फोर्स को चार्ज से, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, और कंडीशन क्या होती है कि क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं और मैं मेजर करूं यहाँ पे एफ नॉट बाई क्यू नॉट, तो ये जो एफ नॉट बाई क्यू नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आएगा या कम आएगा या ज्यादा आएगा। अच्छा ये बताए, जैसे आप क्यू नॉट रखेंगे ये तो पॉजिटिव चार्ज है वो वहीं रहेगा या कुछ आगे पीछे डिस्प्लेस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज वहीं पे रहेगा। वहीं पे कैसे रहेगा बेटा, प्लस प्लस रेपेल मारता है ना, तो ये प्लस, जैसे आप देखिए क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, ये तो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया, इसको हटा दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे, क्या ये बॉल डिस्प्लेस होके थोड़ा सा दूर चला जाएगा, बोलिए। यस सर। अब ये क्या, ये पॉइंट पी पे यहाँ पे जैसे ही टेस्ट चार्ज रखा आपने, तो क्या ये डिस्प्लेस होके यहाँ चला गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया क्या पॉइंट का, बोलो डिस्टेंस बढ़ गया। यस सर। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे ही रखेंगे आर क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। जब फोर्स डिक्रीज होगा बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। इट मींस आप जो वैल्यू मेजर करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू से कम है, ज्यादा है, बराबर है, कम है, ज्यादा है, बराबर है, बोलिए। सर कम है। कम है, लॉजिक समझ में है तो आप लिखिएगा, प्लीज नोट डाउन। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करिए और लिखिए बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज विल पुश द, सॉरी, बिकॉज द टेस्ट चार्ज विल पुश द पॉजिटिव चार्ज, सो द वैल्यू ऑफ फोर्स विल डिक्रीज। जब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। आप इसको अपने लैंग्वेज में जल्दी से लिख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दूर जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी घट जाएगी। ठीक है, अब आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, जब लिख लीजिएगा तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ।
नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? ठीक है, ओके चलिए। अब एक और प्रॉब्लम, मैंने आपसे बोला आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पहले की बात है, 2000 का जेई AIEEE का एग्जाम होता था, उसमें पूछा गया था। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसका अब नाम जेई मेंस रख दिया है। चलिए, अब ये कह रहा है कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू चार्जेस इज शोन। दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जल्दी जल्दी सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। मैं पोल क्रिएट कर देता हूं, चलो जगह देखता हूं मैं कितने लोग हैं इसको सही आंसर। बहुत आसान प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। चलो पोल पे जल्दी जल्दी आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है? 52 लोग हैं, मुझे कम से कम 50-45 आंसर तो चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा, इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम, सिर्फ देख के आंसर लगाना है। ओके, ज्यादातर लोगों का ऑप्शन जो है क्या आ रहा है मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। चलिए मैं टाइम ओवर करता हूँ, बहुत करीब 30 लोगों ने आंसर दे दिया। देखिए अब आप अपना आंसर देखिए, ज्यादातर लोगों ने आंसर ए दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बी किस हिसाब से लोगों ने आंसर दे दिया। कितना आसान प्रॉब्लम है, देखो जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए से निकल रही है, Yes, sir. The और positive. बी पे इंटर, तो ए से निकल रही, तो ए क्या हो गया? पॉजिटिव, और बी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब तुम देखो कह रहा है ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, तो पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा हो नहीं सकता, चौथा हो नहीं सकता। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किसका चार्ज ज्यादा, ए का ज्यादा कि बी का ज्यादा। देखो अगर दोनों चार्ज इक्वल होते तो ये इस तरह बनता है, सिमेट्रिक, बिल्कुल सिमेट्रिक बनता है अगर दोनों इक्वल होते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ पुश है? बी की तरफ पुश हो गई है। इसका मतलब किसके अंदर ज्यादा ताकत है? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ए का या बी का? एक का। ए का, क्योंकि ए ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश कर दिया बी की तरफ। तो इसका मतलब अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ ए इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ बी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पुश हो गई हैं। अगर दोनों बराबर होते बेटा तो ऐसा आता है क्या डायग्राम? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते बिल्कुल सिमेट्रिक होते हमारे। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एग्जैक्टली सिमेट्रिक लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरह का बन जाता है। इसका मतलब अगर ये वाला केस तब होता है जब हमारे पास दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? बराबर। और ये वाला रहा जब ए का ज्यादा है बी का कम है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया क्या प्रॉब्लम को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिए एक और प्रॉब्लम है, ये रहा, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। ध्यान से पढ़िए प्रॉब्लम को। Electrostatic force experienced by a -3 microcoulomb charge placed at P due to the system of S। ये सिस्टम है पूरा, इसके अंदर कई सारे चार्जेस रखे हैं। इसकी वजह से जो यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो ये है। यू नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को मैं आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ लिख सकता हूँ। ये फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो है मेरे पास -3 माइक्रोकूलम। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ पी पे एस की वजह से, यानी एस जो सिस्टम है इसकी वजह से पी पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, जल्दी बता सकते हैं आप लोग व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, मैंने आपको हिंट दे रखा है। What is the force experienced by the force experienced by charge कितना दे रखा है? 21 I कैप 9 और आपको कह रहा है पी पे चार्ज जो रखा गया वो 3 माइक्रोकूलम का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अरे यार इतना छोटा प्रॉब्लम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड एफ? ई और एफ बाय क्यू, बस हो गया आंसर। ई एफ दिया, क्यू दिया, डिवाइड कर आंसर आ जाएगा। Yes, sir. ई की वैल्यू क्या एफ बाय क्यू के बराबर हो जाएगी। फोर्स दे रखा है कि एफ एस की वजह से जो पी पे फोर्स लग रहा है एफ दे रखा है, तो मैं रख दूं 21 आई कैप प्लस 9 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ और नीचे आ गया -3 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶।
-6 -6 क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे आगे -9 3 7 जा और +3 3. जे कैप। क्या यही आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या Yes, sir. 7 आई कैप +3 जगह माइनस साइन के साथ, बिकॉज E इज इक्वल टू F/Q। माइनस का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है। ओके, आई होप आपका आंसर समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की Yes, वैल्यू sir. फोर्स पता है, चार्ज से डिवाइड करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम के बजाय 3 माइक्रोकूलम को हटा के 2 माइक्रोकूलम रख दूं, तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा 2 माइक्रोकूलम का? क्या आंसर बताएंगे, जल्दी बताया, आई कैन नॉट वेट फॉर द आंसर। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई तो फोर्स का, अच्छा ये बताइए, अगर मैं P पे चार्ज बदलूं तो क्या P का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या? अगर मैं P पे अगर चार्ज बदल दूं तो P का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या? यस और नो में भाई, यस और नो? नो। आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे या टेस्ट चार्ज पे, दोनों पे डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज पे। तो अब आप P पे सोर्स चार्ज तो ऐसे है, P को तो चेंज नहीं, P पे आप कुछ भी रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं P पे टेस्ट चार्ज को -3 रखूं, -2 रखूं, -8 रखूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी? No, sir. Same. सभी लोग बोले होगी कि नहीं होगी? No, sir. No, sir. नहीं होगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स में तो दोनों चार्ज आते हैं, F Q1 Q2 आता है। तो अगर मैं P पे चार्ज को चेंज करूं तो क्या मेरा फोर्स चेंज होगा क्या? बोलो। Yes, sir. बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, does not change because it does not depend on, it does not depend on what, किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, does not depend, टेस्ट Test. चार्ज। ओके वेरी गुड। या आप लिख सकते हैं डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज, क्योंकि मेरा सोर्स चार्ज सेम है तो मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, तो फोर्स पूछ रहा है तो F इज इक्वल टू क्यू ही लगा देता हूं, वेक्टर फॉर्म में F इज इक्वल टू क्यू ही। क्यू कितना बोला, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम और E की वैल्यू मेरे पास है -7 आई कैप +3 जे कैप। तो क्या ये मेरे पास -14 आई +6 जे माइक्रो न्यूटन हो जाएगा क्या फोर्स की वैल्यू? बोलो। Yes, sir. तो E मैंने निकाला F/Q से, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स पे डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यूज कर लिया दूसरा फोर्स निकालने के लिए, F इज इक्वल टू QE। ओके, Yes, sir. और यहाँ पे कौन सा Q लिया मैंने, जो वहां पे चार्ज रखा हुआ है। समझ में आया क्या बेटा, सभी को समझ में आया? जल्दी बताएं। Yes, sir. ठीक है, अब आपको मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ दूसरा, चले आगे। आज सिर्फ प्रॉब्लम होगा। अच्छा ये बताइए कि जब न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, आपसे हो पा रहा है, समझ पा रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस Yes, sir. समझ में आता Yes, है ना? sir. हाँ भाई ठीक है, चैप्टर मेरे हाथ में है, चैप्टर दूर नहीं गया है। चलिए अब मैं आपको ये वाला प्रॉब्लम करके देखते हैं, ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान से करिए। कोई गूगलिंग वगैरह नहीं करेगा। कल जेई के बच्चों को प्रॉब्लम दे रहा था तो गूगल करके आंसर बता रहे थे। हाँ, मजा भी आ रहा, बिल्कुल मजा आएगा क्वेश्चन करने में। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो 100% मजा आएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। आप क्वेश्चन को पढ़, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो हो जाना और नेट टॉर्क भी जीरो हो जाता है और एक्सेलरेशन वगैरह भी क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको डायग्राम वगैरह बना के देखिए आप। ये कि कह रहे दो प्लेट्स के बीच में चार्ज को रखा हुआ इक्विलिब्रियम में हो गया। अब चार्ज का वेट mg नीचे की तरफ होता है, तो इक्विलिब्रियम होने का मतलब कोई उसके वेट को कैंसिल कर रहा होगा। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं, जरा डायग्राम वगैरह बनाइए और सोचिए। और फिर कह रहा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दूं तो अब क्या होगा उसका एक्सेलरेशन। समझ है? एक्सेलरेशन आएगी 2g। अच्छा, एक्सेलरेशन 2 जाएगा, कैसे आएगा बेटा जरा बताइए, कैसे आया 2g? सर जब हमने इसको सिंपली लिखा है सर, तो इक्विलिब्रियम बेस पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि आएगी Very चार्ज good. इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड, और उस वेरी पे एक गुड, वेट एक्ट करेगी mg।
वेरी गुड वेरी इक्वल गुड, होंगे तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर उसके बाद सर ई की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन mg बाई क्यू, क्यू। वेरी गुड उदय, Yes, sir. वेरी गुड। उसके सर बाद अगर हम फिर आपने उसमें रिवर्स कर दिया, वेरी बहुत अच्छा, मैं समझ Yes, गया, sir. तो बिल्कुल सही किया आपने। इनके लिए जो है क्लैपिंग कर दिया जाए, बिल्कुल मैं भी क्लैप कर दे रहा हूँ। मैं भी ये जो है कैसे क्लैप होता है इसमें, वो वाला कहाँ है, कहाँ पे ऑप्शन रहता है भाई, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, पहली बार तो यूज कर रहा हूँ। चलिए मैं अपने चैट में चले जाए, चैट में जाने के बाद कहाँ जाना है बेटा, उसमें ऑप्शन आता ना जैसे इमोजी का, इमोजी तो दिख ही नहीं रही मुझे। सभी लोग भाई इनके लिए क्लैप कर दें। अरे यार मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे क्लैप वाला ऑप्शन होता है। ओके ओके ठीक है, आज मैं सीखता हूँ, मैं पढ़ाने के अलावा उसके अलावा आज तक देखा ही नहीं। कहाँ पे होता है यार ये, चैट में जाके? सर जहाँ पे मोर का ऑप्शन है वहां क्लिक करके इमोजी मोर सारे। का ऑप्शन है, और मोर के ऑप्शन में जाने के बाद हाइडिंग इनेबल मेरे में नहीं है। अच्छा रिएक्शन, ठीक है रिएक्शन, ओके मिल गया, चलिए ठीक है। Yes. वेरी हैप्पी टू सी दैट, बहुत अच्छा। आप देखिए तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने दो प्लेट्स के बीच में इसको आपने हैंग किया, तो नीचे लग रहा होगा mg, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो हम अगर इसको मान ले q है, चार्ज q है, तो ऊपर फोर्स लग रहा होगा QE, और ये QE जो है बैलेंस कर रहा है किसको, mg को, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इक्विलिब्रियम। फाइन। अब आपसे कह रहा है कि इसी चार्ज को हमने सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करेंगे तो mg तो नीचे ही लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो पहले ऊपर लग रहा था वो नीचे लगने लगेगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, QE। तो अब टोटल फोर्स नीचे की तरफ कितना लग गया, टोटल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी mg प्लस QE, राइट। और QE की वैल्यू mg के बराबर यहां से मैं निकाल चुका हूं, तो mg प्लस mg लिख दूंगा, जो कि कितना बन जाएगा बेटा 2mg। तो नेट फोर्स आ गया मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg, और एक्सेलेरेशन क्या होता है भाई, तो 2mg डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल, व्हाट यू गॉट 2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत अच्छा, सभी लोगों को समझ में आया क्या, एवरीवन गॉट द कंसेप्ट? चलिए आप लोग देखिए, बहुत अच्छा है, एवरीवन पार्टिसिपेटिंग, तो बहुत आसान। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड में एक और प्रॉब्लम करने जा रहा हूं, आप लोग तैयार रहिए। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो नीट 2018 का प्रॉब्लम होगा, ठीक है? Yes, sir. नोट कर लिया क्या बेटा इसको सभी लोगों ने? द एक्सेलरेशन विल बी 2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए एक और प्रॉब्लम देखिए, ये वाला वैल्यू, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आप जो है मैं आपको 1-1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से इसको सॉल्व करें, मुझे वैल्यू बताइए क्या रही है। उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, आप जो है क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट लेके जगह छोड़े रहा करिए, बाद में 5 मिनट लगता है, नोट कर लिया करिए। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है बेटा। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज जस्ट इनसफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताए जो जस्ट इलेक्ट्रॉन को वेट को बैलेंस कर दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के वेट mg को बैलेंस कर दे रहा है। आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताएं, चैट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है। तो पहले कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अच्छा फिर कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितनी दूर आप इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। इफ दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय एन सेकंड इलेक्ट्रॉन, यानी नीचे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना डिस्टेंस होना चाहिए उनके बीच। आप जो है, हाँ बिल्कुल हो गया, चलिए चैट बॉक्स में आप आंसर, बहुत जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा आंसर देने को, आप रफली लिख देंगे तो मैं आंसर समझ जाऊंगा, आई विल गेट द आंसर। आप थोड़ा सा भी लिख देंगे, ओके आई गॉट वन आंसर फ्रॉम उदय 5 क्या बेटा, यूनिट के साथ नहीं लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। आपको 2 आंसर देना है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लस उसका ई की डिस्टेंस की वैल्यू, एंड यू शुड पुट द ऑलवेज यूनिट। ओके अप्रोक्सीमेटली देयर 2 स्टूडेंट्स आर सेइंग अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर, ठीक है। कनिष्का और उदय श्रद्धा का आ रहा है 5 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है,
5.5 into 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम। 5.5 into 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम। किसी और का कुछ आ रहा है? चलिए, डिस्टेंस तो लगभग सभी लोग 5 मीटर के राउंड दे रहे हैं। ओके, और कुछ किसी का कुछ इसके अलावा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड 5.5 into 10, ये आरती का भी यही आंसर आ रहा है, न्यूटन पर कूलम। 5.6 न्यूटन पर कूलम। आप पावर छोड़ दिया ऋत्विका आपने, डिस्टेंस 5 मीटर। ठीक है, मुझे समझ में आ गया, आप लोगों ने कर लिया। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस करना है। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर हो कि नीचे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब वेट क्या लग रहा है? नीचे की तरफ। तो वेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg। इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। और आपको पता है नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्स होते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे अगर फोर्स ऊपर लगाना है QE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगना होगा? नीचे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये बैलेंस हो गया, इसका मतलब अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल e के बराबर होता है। तो आई कैन राइट E इज इक्वल टू mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई mg अपॉन E। बहुत आसान प्रॉब्लम है। मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10⁻31। E की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, 9.8 दिया, 10 ले लो अप्रोक्सीमेटली। E की वैल्यू होगी 1.6 into 10⁻19। तो ये आ गया 91/16। और पावर में अगर मैं देखूं तो 10⁻31 प्लस 10, और नीचे -19 से ऊपर जाएगा तो +19 बन जाएगा। ठीक है, तो 19, सॉरी ये 10 कहां से लिख दिया, 1 होगा ना, पावर ऐड कर रहा हूं तो दिस विल बी 1। तो 19 से 20 में से तो 31 माइनस करेंगे तो 11 आ गया। तो 91/16 कितना होगा बेटा? 16 × 5 = 80। ओके, 5.5 समथिंग आ गया into 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब कह रहा है कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। कह रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नीचे के इलेक्ट्रॉन रख के प्रोड्यूस किया है। नीचे के इलेक्ट्रॉन 556, वेरी गुड। ऋत्विका कह रही है कि 5.6 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस, नहीं 50 एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.5 हो जाएगा ऋत्विका। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10। तो इसको मैं लिखूंगा 0.55 into 10⁻10। तो इसको लिखना होगा 0.55 एंगस्ट्रॉम लिखना होगा। बिल्कुल सही, 55 नहीं होगा ऋतिका, 0.55 एंगस्ट्रॉम होगा। ये सर पॉइंट सर ठीक है, तो अब देखिए ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ बेटा r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। k की वैल्यू 9 into 10⁻9। q है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू, अब पिछले से 1.6 into 10⁻19। और ये आ गया क्या? r। और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 5.5 into 10⁻11। इसको सॉल्व करूंगा मैं, r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लेके चल रहा हूँ। सो आई विल गेट r स्क्वायर विल बी इक्वल टू, r स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9 into 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10⁻11 डिवाइडेड बाय 5.5 into 10⁻11। अच्छा, यहाँ पे 1.6 into 10⁻19 होता है, 19 10⁻19 हो गया। तो सबसे पहले हम जो है पावर को देख लें। 9 into 1.6 अपॉन 5.5 पावर हो गया बेटा 10⁻9 माइनस 19 प्लस 11 हो जाएगा 19, 11 9 20 और ये हो गया 10⁻−1। तो 9 into 16 अपॉन 55 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया मैंने और ये आ गया 10 पावर कितना आ गया? 1 आ गया क्या? 19 से 20 में से 19 गया, एक 10 पावर 1 आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली 5 2 जा 5 11 जा। ठीक है, 11 को अगर मैं 12 मान लूं, रफली मान लेते हैं 12 मान लेते हैं, अप्रोक्स वैल्यू निकालें तो 3 3 जा अप्रोक्सीमेटली 3 4 जा 4 1 जा और 4 4 जा 4 3 12 12। तो ये आंसर कितना आ रहा है? एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है पावर में। -19 और 11 9 20 लेट मी चेक 9 into 10⁻9 1.6 into 10⁻−11 ठीक है 16 9 19 9 20 10 पावर 1 आ गया। 5 कितना आ रहा बेटा आंसर इसका? r। अच्छा, इसको अंडर रूट भी तो करना होगा मुझे, ये तो r स्क्वायर है ना, ये तो r स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, तो इसका अभी तो रूट लेंगे। तो पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए। तो आई एम गेटिंग समथिंग कितना आ गया था? 9 into 16 अपॉन 55 into आई एम गेटिंग 10। तो 5 2 जा 5 11 जा, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 12 मान लिया। तो 3 3 जा 3 4 जा
4 1 जा 4 4 जा 4 थे 12, 12 दूना 24, तो आर स्क्वायर आ गया 24 के राउंड, तो आर की वैल्यू के √24, रफली वैल्यू 4.9 के राउंड आ जाए, जिसको आप 5 मीटर के राउंड मान सकते हैं, 5 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो डिस्टेंस कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली, 5.2 आ रहा है। हाँ वट एवर, ठीक है 5.2 एग्जैक्टली, मैंने तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, तो मेरे हिसाब से 5 के राउंड आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए अब नीट 2018 का प्रॉब्लम करने के लिए सभी लोग रेडी हैं? अच्छा, तो उससे पहले मैं एक थ्योरी डिस्कस कर लेता हूँ। आपने देखा होगा कि 11th क्लास में हम जब एक बॉल ड्रॉप करते थे, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप, जब बॉल को हम ड्रॉप करते थे तो बॉल ड्रॉप करने के बाद पूछता था कि बॉल कितनी देर बाद गिरेगा जमीन पे, कितने वेलोसिटी से गिरेगा। क्वेश्चन याद है क्या काइनेमेटिक्स में? तो बॉल ड्रॉप करने का मतलब यू क्या होगा, 0, हाइट h हो गया, और एक्सेलेरेशन क्या होता है बेटा, -g, -g का मतलब डाउनवर्ड। तो आपसे पूछता था टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी बातें पूछता था। तो आपके पास दो इक्वेशन होते थे, s = ut + हाफ at² लगाते थे। अब क्योंकि आपने ड्रॉप किया है तो u 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाता था, और s की जगह -h रखते थे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, नीचे को माइनस लेते हैं, ऊपर को प्लस लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -h होगी। समझ में आई क्या बात मेरी? s की वैल्यू क्या होगी, -h, और यहाँ पे रख दिया a की जगह मैंने रख दिया -g × t², और ये माइनस माइनस कैंसिल होके बनता था 2h/g = t²। तो आप टाइम की वैल्यू निकालते थे √2h/g। ठीक है बेटा, ये टाइम निकालते था। बोलो समझ में आया क्या? सभी लोग बताएं। Yes, अच्छा, अब अगर मान लो g के बजाय हम इसको ये भी लिख सकते हैं, द टाइम विल बी इक्वल टू √2h/a। ए भी तो, ये भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फ्री फॉल है, तो फ्री फॉल में a की वैल्यू g के बराबर होती है। अगर फ्री फॉल नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कुछ और हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा था वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, v² = u² + 2as। अब u क्या है, 0, तो 0 हो गया। a की जगह क्या रख दिया मैंने बेटा, -hg, और s की जगह रख दिया मैंने -h, क्योंकि a भी हमेशा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनको हम साइन के साथ रखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस बन के क्या बन जाता था, 2gh। तो हम इसको लिखते थे वेलोसिटी विल बी √2gh। ठीक है, कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या? और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, v = √2ah। अगर कोई दूसरा एक्सेलरेशन होगा तो ये लिख, तो इसको नोट करिए जरा। फ्री फॉल में आप जब बॉल ड्रॉप करते थे तो ये टाइम आता था। तो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा बेटा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो मैंने ये आपको थ्योरी दी। इस थ्योरी पे बेस्ड एक नीट 2018 में प्रॉब्लम पूछा गया है। yes, आप इस sir. थ्योरी को नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Sir, अभी लोगों ने done. कर लिया इसका? Yes, sir. चलिए नोट करिए इसको, और ये रहा आपका नीट 2018 का प्रॉब्लम। आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है बेटा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F = QE। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे फोर्स सेम लगेगा? क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरी बात, दोनों का मास अलग है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, A = F/m। फोर्स सेम होगा लेकिन एक्सेलेरेशन अलग होगा, क्योंकि मास अलग है। ठीक है, अब मैंने हिंट दिया आपको, मुझे आंसर बताइए क्या है। ओके, आप लोगों से मैं पोल बनवा रहा हूं, देखे कितने लोग इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। चलिए आप इसको सॉल्व करें, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1.5 मिनट का, आप सॉल्व करिए।
Sir, done. डन। आप मुझे जो है चैट, अच्छा एक बार मुझे ना चैट बॉक्स में भी आंसर बताएं ताकि मुझे पता चले कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे चल रहा है। Sir, दे सब भेज दिया दिया। है। भेज दिया, ठीक है चलो। Yes, एक sir. ऑप्शन आया है, ओके वेरी गुड, बहुत सही है, ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं। बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसमें कुछ पेन नहीं चलाना था, बस सोचना था। कह रहा है टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है और प्रोटॉन फॉल कर रहा है तो कौन ज्यादा समय लेगा, कौन कम समय लेगा, बस ये क्वेश्चन है। ओके ग्रेट, कोमल, कनिका बहुत सही, उदय सही आंसर आ रहा है आप लोगों को। तो मेरे पास अभी 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड के बाद हम आपका ये क्वेश्चन लॉक करेंगे। अरे वाह, कैसा मतलब आपको फील होता है जैसे आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए तो आपको लगता होगा नहीं यार मैं कर पाऊंगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते बेटा, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए और एग्जाम में आप विद इन द टाइम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, ये बड़ी बात होती है। तो ये देखिए मैंने एंड किया पोल, इसका करेक्ट आंसर ए है और वेरी गुड, जिन लोगों ने ए आंसर दिया दे हैव गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड। अब देखिए ये क्वेश्चन का 14 लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी लोगों ने 14 में से 31 यानी 50% लोगों ने सही आंसर दिया। आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट शेयर हो रहा है क्या? तो आपका ये परफॉर्मेंस है। मैं कुछ नाम ले लूं जो कि जिन्होंने सही किया, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन देखिए उदय ने ए दिया, कनिका का ए है, कोमल का ए है, आरशी गलत है, प्रतिभा का ए है। जिनका गलत हुआ है वो नेक्स्ट टाइम आई होप सही देंगे, सिमरन और तनिष्का, आरती। ओके, दीज आर द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं, मैं जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं बेटा। क्या इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू द रेस्ट इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन और प्रोटॉन फॉल कर रहा है यहाँ पे, कीप इन मैग्नीट्यूड सेम। अब आपने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकली डिस्टेंस यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड फील्ड। एक जो है ये रहा मेरे पास वर्टिकली अपवर्ड फील्ड था, इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो mg तो लग रहा होगा, mg को भी इग्नोर मारते हैं जरा। तो नीचे की तरफ आ गया क्या मेरे पास, क्यू, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पता है कि नहीं आपको, ग्रेविटी इज वेरी वीक एज कंपेयर। तो अभी मैं ग्रेविटी को इग्नोर कर दूं, नीचे की तरफ क्या आ गया बेटा, क्यू। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बाई एम। ओके, अब जरा कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने रिवर्स किया, ऊपर के बजाय नीचे कर दिया, और यहाँ पे मैंने रख दिया, ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के बजाय मैंने रख दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन पे फोर्स, तो अब प्रोटॉन पे फोर्स नीचे लगने लगेगा। Yes, sir. क्यों? अच्छा, दोनों पे फोर्स की वैल्यू सेम होगी क्योंकि इसका चार्ज और इसका चार्ज भी क्या होता है, सेम। Yes, so mass चार्ज different और होगा. मास डिफरेंट है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम बट द एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। Yes, sir. तो यहाँ Yes, से sir. मुझे मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी क्यू की वैल्यू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ से देखो बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ गया। चलिए बहुत देर बाद लाइट आई है, जब क्लास खत्म हो गई तब। अच्छा, यहाँ से देखिए मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, कम हो गया क्या बेटा, सही है। Yes, sir. अच्छा, अभी आपने देखा जो अगर हम किसी चार्ज को, बॉल को ड्रॉप करते तो टाइम का फॉर्मूला आया √2h/a। हाइट दोनों की सेम दे रखी है, A. तो जिसका a ज्यादा होगा Yes, sir. टाइम क्या कम लगेगा, कम। तो किसका a ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का a क्या है, ज्यादा, ज्यादा। Yes, sir. तो टाइम किसका ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन का। सो द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन विल बी लेस एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ए आ गया। A smaller. हाँ, मजा आया क्या प्रॉब्लम करके, मजा आई? Yes, sir. Yes. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम, सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के कांसेप्ट पे बेस्ड था। अच्छा, अब मैं अगर मान लूं कि सर आपने, कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं सर आपने ग्रेविटी को तो इग्नोर कर दिया, सर आप हमको ग्रेविटी के साथ करके दिखाइए, आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए मैं उनके लिए भी कर देता हूँ, सर mg को भी कंसीडर कर दें। सर बहुत ज्यादा मजा आया क्वेश्चन करने में, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं, जब प्रॉब्लम होता है तो मजा आता है। अच्छा, एक बात और, आप लोग को मॉड्यूल का लिंक मिल चुका है ना? Yes, sir. PDF हाँ, मिल चुका है। Yes, Yes. sir. मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको, अच्छा पहले मैं इस प्रॉब्लम को करा लूं कि सर अभी आपने mg को इग्नोर कर दिया। मैंने क्यों mg को इग्नोर किया बेटा, यहाँ पे mg को इग्नोर क्यों किया, वेट को क्यों इग्नोर किया, कोई बता सकता है? व्हाई आई हैव इग्नोर्ड वेट? तो क्वेश्चन मास से सीधा हो जाना। सॉरी, फिर से बताइए। नहीं, तो यहाँ मैंने पे सर अगर फोर्स मैंने तो देख, एफबीडी जब मैंने बनाया तो एफबीडी में तो दो फोर्सेज होंगे, एक वेट भी होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। मैंने तो वेट शो नहीं किया, mg तो शो नहीं किया। क्यों?
सर टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन Yes, जल्दी हो sir. जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, टाइम मैनेजमेंट के लिए कंसेप्ट थोड़ी उड़ा दोगे। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कह दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट में क्वेश्चन गलत हो जाए, फॉर एग्जांपल आप एक वैल्यू ही जो हटा दिए, तो हम मैनेजमेंट टाइम क्या नहीं कर रहे बेसिकली। व्हाई एमजी इग्नोर्ड, एमजी को क्यों इग्नोर किया मैंने, पहला सवाल। क्यों? आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एज कंपेयर टू द Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स। Yes, sir. mg जो होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक। एक मिनट, ओके तो क्या लिखेंगे आप लोग? वाई एमजी इग्नोर्ड, क्या लिखेंगे? बिकॉज Because gravitational force Force is weaker is than very electric. weak is as compared to the electrostatic force. सर नीट की Electrostatic प्रॉब्लम सर करके बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैं आपको नीट नहीं बेटा जेई की प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, जेई मेंस तक के, एडवांस तो नहीं। आप अभी आप रुकिए तो 2-3 लेक्चर, अभी तो हम आपका वाह, अभी तो आवाज आ रही क्या मेरी? बीच में पावर सप्लाई फ्लक्चुएट हो रही है। अभी तो मैं आपका बेस बना रहा हूँ, आप यकीन मानिए। बस आप जो है ये चैप्टर खत्म होने दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, फिर आपको मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम ही कराऊंगा, उसके अलावा कोई बात ही नहीं होगी। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक compared to electrostatic force। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत वीक होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं, इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन हम कोई ये कहे नहीं सर हमको इग्नोर नहीं करना है, कोई ऐसा है जो कहे कि नहीं सर आप बिना इग्नोर करके दिखाइए, क्या आंसर सेम आएगा, बदल जाएगा? कोई ऐसा है जो कहना चाह रहा है? कंसेप्ट बनाना जरूरी है बेटा। देखो सोल्यूशन जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बनाना। अगर कंसेप्ट बना लिया तो आप 10 सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट नहीं बनाया तो आपके एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। चले आगे बेटा। देखिए अब मैंने कहा ठीक है सर आप mg ले लो, तो mg किधर हो गया? नीचे, और नीचे क्या हो गया? q। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो फोर्स क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Yes, sir. एक्सेलेरेशन क्या होगा? इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक प्यारा सा नंबर मिलने वाला, एमई से एमई कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. तो क्या मिलेगा? जी प्लस Yes, E capital E E by upon M. एमई, ये आ गया एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा प्रोटॉन पे पहुंचो, प्रोटॉन पे भी नीचे फोर्स लग रहा था mg और नीचे फोर्स लग रहा था QE। फोर्स ऑफ प्रोटॉन क्या था बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू जी प्लस चार्ज, दोनों का सेम है। अगर मैं बोलूं बताओ इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन तो क्या? mg Plus E. अपॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे भी m टाइम्स m कैंसिल, Yes, sir. दिख रहा है g प्लस E बाई MP. मास ऑफ प्रोटॉन। अब आप यहाँ से देखो सर g तो कॉमन हो गया दोनों में, अब यहाँ पे me कम है तो ये क्या हो गया? ज्यादा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? ज्यादा। अब यहाँ पे देखोगे मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? ज्यादा, तो ये वाला क्या होगा? कम, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कम। तो यहाँ से मैंने देखा तो मुझे भी यहाँ से यही मिला, क्या इत्मीनान हो गया, सुकून आ गया कि सर mg भी लोगे तो भी आंसर सेम है। Yes, sir. फाइनली मुझे पता चल गया कि सर एक्सेलरेशन जो होगा वो ज्यादा होगा किसका? इलेक्ट्रॉन का एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो टाइम जो लगेगा वो इलेक्ट्रॉन का कम लगेगा, प्रोटॉन का टाइम क्या लगेगा? प्रोटॉन का ज्यादा। ठीक है, चलो आगे बेटा दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। सर एक मिनट, नोट करिए जल्दी, ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन और ये रहा प्रोटॉन, ठीक है। मैं आपको अभी होमवर्क भी देने वाला हूं, मुझे 5 मिनट पहले आप याद दिलाएगा। आप सबके पास मॉड्यूल है, लिंक मिल चुका है? Yes, sir. मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करना। नोट कर ले बेटा ये सबको। Yes, sir. ठीक है। अब मैं ये रहा एक टिपिकल प्रॉब्लम, ये रहा एक टिपिकल प्रॉब्लम, इसको मैं करवाता हूँ आपको ना डायरेक्ट, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है बेटा, वेक्टर एनालिसिस हमने कह रहा है 3 चार्जेस है, -2, 2√2 और -2√2। 3 चार्जेस मेरे पास, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे। दिख रहा है क्या बेटा? कह रहा है कि आर अरेंज इस तरह, डिस्टेंस वगैरह सब दे रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू द 3 चार्जेस एट द पॉइंट P। तो मैंने आपको बताया था कि द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्ड चार्ज। उसी तरह किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द थर्ड चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट P की बात करूं बेटा, तो पॉइंट P पे अगर इसको मैं Q1 मान लूं, इसको मैं Q2 मान लूं, इसको क्या मान लूं Q3। अब Q1 क्या है नेगेटिव, तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा होगा? यस सर, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा होगा, यस सर। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो ऊपर लग रहा होगा। यस सर। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान लूं, इस वाले को E2 मान लूं, और इस वाले को E3 मान लें। तो अब मुझसे अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1, E2, E3 को वेक्टर की तरह जोड़ दें, वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बेटा। देखो ये रहा मेरे पास, ये रहा 3 चार्जेस, Q1 है, Q2 है, ये Q3। यहाँ पे पॉइंट P है। ये डिस्टेंस कितना दे रखा बेटा? 1 मीटर। 1 मीटर। और ये डिस्टेंस भी कितना दे रखा था? 1 मीटर। तो क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के? यस। कितना आएगा बताओ जरा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस बताओ कितना आएगा। हाउ मच यू विल गेट डिस्टेंस? √2। वेरी गुड। √2 a स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गया कितना? √2 मिल गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी क्योंकि माइनस चार्ज है। यस सर। ओके, इसी तरह अगर ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला, ये भी √2 हो जाएगा। √2 मीटर। तो ये भी माइनस चार्ज है, तो इधर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। अच्छा ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें मैं क्या करूं कि इसको E1 मान लेता हूं, इसको E2 मान लेता हूं। ये प्लस है, प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर फेंकता है, तो ये आ गया E3। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये एंगल भी थीटा होगा क्या? यस सर। क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस वगैरह सब कुछ क्या है? सेम है। अब जरा मैं आपको अच्छा, वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते थे cos थीटा sin थीटा में, याद आ रहा है क्या? अगर कोई वेक्टर दिया रहता था इस तरह का, तो हम उस वेक्टर को रिजॉल्व करते थे। बेस के साथ क्या आता था? बेस के साथ क्या आता था? cos थीटा। और परपेंडिकुलर के साथ क्या आता था बेटा? sin थीटा। बेस के साथ cos थीटा, परपेंडिकुलर sin थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, पहले E1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो E1 क्या होगा बेटा? अच्छा, ये देखो Q1 की वैल्यू क्या है? √2। Q2 की वैल्यू क्या है? √2। और Q3 की वैल्यू क्या है? 2√2। तो इसका मतलब Q1 Q2 बराबर हो गए। तो देखो K Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर लिख दूं? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं E2 निकाल, अच्छा Q की वैल्यू है मेरे पास √2, तो K सर 18√2/10 की बात अभी, होती है। हाँ अभी K की वैल्यू नहीं रखता हूँ, अभी K की। आपका आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सॉल्व करने दीजिए बिकॉज टाइम कम है ना। तो ये मेरे पास K की वैल्यू है 900, ये आ गया E1 की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे E2 निकालो बेटा, K Q की जगह √2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? √2 का स्क्वायर। यस सर। इसमें ये डिस्टेंस हो गया, √2 जो है डिस्टेंस है। KQ/R स्क्वायर होता है, KQ/R कितना है? चार्ज से T का डिस्टेंस कितना है? √2। सभी को समझ में आ रहा है? नहीं कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, तो इसकी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? K √2 अपॉन 2। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि E1 और E2 की वैल्यू बराबर है? यस सर। अच्छा, अब आपको ये पता होगा E1 और E2 की वैल्यू बराबर है, तो E मान लेता हूँ। यस आपने आपको मैंने बताया था, अगर दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते तो रिजल्टेंट बीच से निकल जाता है। यस सर। तो मैं ये मान सकता हूँ कि E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहाँ से निकलेगा क्या? बिल्कुल बीच से। यस सर। इसको E4 मान ले क्या? E4। अच्छा, अब E4 और E3 एक दूसरे को कैंसिल करके फाइनल वैल्यू दे देंगे। समझ गए क्या क्वेश्चन? आप आई होप आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। तो पहले E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो E3 से माइनस होकर आंसर दे देगा। तो मैं जरा E1 और E2 को देखता हूँ। ये रहा E1, ये रहा E2, और ये रहा मेरे पास बेटा एंगल E4 थीटा। थीटा। अब जरा पहले इसको रिजॉल्व करो। ये E है, इसको भी E मान रखा। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं बेटा, तो ये बेस बन जाएगा क्या? और बेस के साथ क्या था? cos थीटा। और इसका परपेंडिकुलर इधर जाएगा E sin थीटा। E sin थीटा। अब जरा राइट वाले का इधर, राइट वाले का ये भी E cos थीटा आ जाएगा। यस सर। यस सर। और इसका परपेंडिकुलर इधर जाएगा E sin थीटा। अब देखो ये E sin थीटा कैंसिल कर जाएंगे दूसरे से, यस सर। यस सर। बिकॉज वो इक्वल अपोजिट है, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास सिर्फ नीचे की तरफ एक बच रहा है क्या? 2E cos यस थीटा। सर।
और Yes, इसको sir. मैंने क्या नाम दे दिया E4। कितने लोगों को ये समझ में आया कि मैंने कैसे Yes, E1 sir. E2 का रिजल्टेंट निकाला? Yes, sir. समझ में आया? 2E cos थीटा समझ में आया कि नहीं बेटा? बोलो 2E Yes, cos sir. थीटा। अच्छा तो अब फाइनली मैं अगर पॉइंट P को देखूं, अच्छा जरा E3 की वैल्यू बताना बेटा। E3 की वैल्यू, E3 की वैल्यू क्या होगी? K Q की वैल्यू कितना है? √2 Root under 2. अपॉन 1 का By स्क्वायर, 1 क्योंकि इसका डिस्टेंस 1 का स्क्वायर है। यस सर। Yes, sir. डरिए मत, प्रॉब्लम सर समझ में आ गया। वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा। E3 की वैल्यू आ गई मेरे पास। डरना नहीं बेटा, बहुत आसान प्रॉब्लम, वेक्टर है लेकिन हमने सब कुछ कर रखा है। चलो इतना पूरा समझ में आया। E1 की वैल्यू निकाली, E2 की वैल्यू निकाली, मुझे पता चला कि E1 E2 की बराबर है, फिर मैंने E1 E2 को रिजोल्व कर दिया और मुझे दिखा कि E1 E2 नीचे की तरफ आ गए। कितना आ गया? cos थीटा, E cos थीटा। तो अब मेरे पास पॉइंट P पे दो फोर्सेस दिख रहे हैं। नीचे की तरफ क्या बेटा? 2E Yes, cos sir. थीटा। Yes, sir. E4. और ऊपर की तरफ क्या है बेटा? जल्दी बताना। 2 ऊपर की under तरफ root 2K. E3 है। तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों का माइनस आएगा क्या? Yes, sir. ठीक है। अब जरा मुझे वैल्यू रख के बताए। ई तो अच्छा, अब मुझे cos थीटा भी चाहिए। कोई मुझे बता सकता है इस ट्रायंगल में व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Yes, cos sir. थीटा इज बेस अपॉन, अब देखो इस, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाऊं, cos थीटा की वैल्यू थोड़ा अलग से निकालता हूं। cos थीटा की वैल्यू थोड़ा सा, अच्छा डायग्राम देखिए कितना डाइजेस्ट लग रहा है ना एकदम। अरे बाप रे बाप, कितने सारे लाइन खींचे हुए हैं। लेकिन क्या आपको हर लाइन समझ में आ रही है क्या? आर यू एबल टू गेट Yes, sir. एवरी लाइन? ठीक है। Yes, अब sir. मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए बेटा, cos थीटा की वैल्यू। तो जरा यहाँ कोने में कोपचे में cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये रहा थीटा, cos थीटा का बेस अपॉन 1 और ये है √2 Yes, sir. और ये भी कितना 1। cos थीटा की वैल्यू 1 बाय Upon √2 आ गई under क्या? root 2. Yes, क्योंकि sir. cos Yes, थीटा sir. होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 बाय √2 की वैल्यू आ गई। cos थीटा आई गॉट 1 बाय √2। cos थीटा मेरे को मिल गया कितना? 1 बाय √2। ठीक है। अब तो मैं वैल्यू निकाल लूं, तो यहाँ पे E3 की वैल्यू रखा मैंने 2√2 इंटू के, 2K. और E4 की वैल्यू है 2। ई की वैल्यू मैंने कितना निकाला बेटा? ई की वैल्यू कितनी है? सर के रूट The K under root k 2 √2 upon अपॉन 2. 2, तो इसका वैल्यू हो गया k √2 अपॉन 2 upon 2 इंटू into cos 1 थीटा की upon वैल्यू root निकाली 2. 1 बाय √2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही आ रहा है आंसर क्या? 2√2। अब मेरा यस आंसर सर ये √2 से है। √2 कैंसिल, Yes, sir. K upon और k से 2. k कैंसिल आ गया। सर ठीक है। यस और कुछ बच रहा है क्या? देखिए जरा, एनीथिंग एल्स? 2e cos थीटा, e की वैल्यू आ गई k, q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। एनी सब कुछ सही चल रहा है? Yes, sir. यस तो E4 की वैल्यू मेरे पास आ गई k, और E3 की वैल्यू है 2√2। तो फाइनल वैल्यू क्या होगा इन दोनों को माइनस करके? cos थीटा की वैल्यू 1 बाय √2। तो अब फाइनल वैल्यू अगर मैं पूछूंगा, अभी मैं प्रीवियस स्लाइड पाऊंगा, ई नेट आ गया मेरे पास, ई नेट आ गया। ऊपर की तरफ क्या था बेटा? ऊपर क्या? E4, E3 कितना है? 2√2, यस सर और नीचे क्या है? k। तो फाइनली K. आएगा 2√2k Root 2K minus माइनस K. k। तो इसको मैं लिख सकता हूँ k कॉमन लेके K root 2 -1। minus 1. √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अप्रोक्सीमेटली 1.4 1.414. -1 यानी 2.8 -1 1.8 k, 8 into 9 into और k की वैल्यू रख देंगे आप 9 × 10⁻9। अच्छा एक बात और रखना याद कि चार्ज माइक्रोकूलम में दिया है, तो मैं फाइनली माइक्रोकूलम के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर 6 दूं। क्यों? क्योंकि चार्ज जो दे रखा है वो माइक्रो में दे रखा है। micro. माइक्रोकूलम में दिया है। तो अब मेरे पास मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻3, 9 8 जा 72, 7 1 9 हो जाए 16.2, ये आ गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आई sir. होप आपको समझ भी आया होगा, मजा भी आया होगा। चलो इसको Yes. पूरा डायग्राम कॉपी करो। सबसे पहले मैंने वेक्टर डायग्राम बनाया। वेक्टर डायग्राम पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कल इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में जरूर नोट करिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब इसके बाद आप जो है इसका डायग्राम बनाए। मैंने वेक्टर एनालिसिस किया, फिर E1 E2 का रिजल्टेंट निकाला। यहाँ पे मैंने निकाला, यहाँ पे क्या रिजल्टेंट ऑफ
E1 E2 का रिजल्टेंट है। हाँ अभी होमवर्क भी देना है, ओके ठीक है, जल्दी से, टाइम ओवर हो गया, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इसको आप लोग नोट करके जल्दी से हटाना है, होमवर्क देना है मुझे। चले होमवर्क दे आपको, इसको नोट कर लिया आपने? अच्छा मैं पीडीएफ, अभी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ना, पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा, मुझे दूसरे टीचर आ गए तो लेट मी गिव यू होमवर्क, मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ और मैं आपको कुछ होमवर्क दिया, मैं पहले पीडीएफ तो निकाल लूँ जहाँ पे होमवर्क है। ओके ओके, आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है क्या, बोलो? Yes, sir. अब देखो ये रहा मॉड्यूल अवंती का मॉड्यूल, आपको मॉड्यूल शेयर हो चुका है, फिजिक्स का है। तो पहला जो मॉड्यूल मिलेगा जिस सर काइंडली मेक मी द होस्ट, ओके ओके ठीक है सर, आई ओके मैम, आई एम मेकिंग यू द होस्ट। ओके ठीक, ओके सॉरी मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप मुझे वापस होस्ट बना दे सो दैट आई कैन गिव देम होमवर्क। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा, मैम प्लीज मेक मी होस्ट। Saima ma'am, are you listening me? ये तो प्रॉब्लम हो गई मैम जो है। यस मैम, आर यू लिसनिंग मी? मैसेज करूंगा। पता है क्या हुआ, मैम ने हम होस्ट बनाने को बोला, मैंने उसमें मेरा एक्सेस चला गया। यस मैम, आर यू हियर? प्लीज मेक मी होस्ट, मुझे होमवर्क देना स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर करके। ओके ठीक है, ये रहा। तो आपको ये स्क्रीन पे मॉड्यूल दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर, ये पहला मॉड्यूल है। आप इसको जब लिंक खोलेंगे P50, देखिए इसका टाइटल है P15 टू P17, यहाँ देख लीजिए ना। अब यहाँ पे ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यही मॉड्यूल मिला आप लोगों को, दूसरा मिला? यही मिला है ना। तो मैं आप इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी दी, ये अच्छी बात है आपको। तो मैं आपको होमवर्क वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, आप लोग पेज नंबर नोट कर लेना, ठीक है? देखो पहला है ये वाला पेज नंबर है 10 पे, इसको नोट करो, ये वाला एक्सरसाइज करना आपको, ठीक है? दिख रहा है क्या? इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 से लेके ये वाला, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक होमवर्क, ये क्वेश्चन नंबर, ये पूरा आपको होमवर्क। क्योंकि अब हम मिलेंगे कब? आपको अगली क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीक। तो आपको कहाँ, अगर जो क्वेश्चन नहीं होगा छोड़ दीजिएगा, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा आपसे। जो प्रॉब्लम नहीं होंगे डोंट वरी, लीव इट, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके। तो पेज नंबर नोट कर लिया आपने, कहाँ से कहाँ तक का? पेज नंबर P15 से लेके P15 1 से इट इज अप टू, सॉरी, पेज नंबर 11, 12, 13 पे लेके 14 तक, ये आपका होमवर्क। यस ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग ऑल। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर।